अब हम बात करेंगे बिजनेस कंपोनेंट्स की। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे हैं, इसमें ये दो पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले आपका एक इंटरनल एनवायरनमेंट आता है, दूसरा आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आता है। इंटरनल दैट मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एग्जिस्ट करता है, मतलब उसके ऑनर्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके एम्प्लॉइज, ये सारी की सारी चीजें इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। और वहीं पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कौन सी चीज आती है, जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस के बाहर जो भी है, वो भले नियर बाय हो या ओवरऑल हो, इम्पैक्ट जो भी इम्पैक्ट डालने वाले फैक्टर्स है वो सारे के सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट माने गए हैं। तो अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ आगे हमारे चैप्टर में कि किसमें क्या दिया गया। अगर इन शॉर्ट अगर इसमें हम डायग्राम में देखें तो आप ये देख सकते हो कि इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या कवर हो रहा है, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर कैसी है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं वो किस स्किल के हैं, किस लेवल तक क्या उनका टैलेंट है, वो सारी की सारी चीजें, और जो टेक्नोलॉजी की क्या कैपेबिलिटीज है, टेक्नोलॉजी किस लेवल पे वो यूज कर रही है, वो सारी इसमें इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा मानी गई है। एक्सटर्नल में माइक्रो और मैक्रो, एक्सटर्नल को फिर से दो सब पार्ट में डिवाइड किया गया, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो होता है जो नियर बाय है, बिजनेस के जो बहुत नजदीक है या बहुत क्लोजली वो रिलेटेड है जिनसे, वो आते हैं माइक्रो के अंदर, जिसमें उसका कस्टमर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन है, सप्लायर्स है, मार्केट है, इंटरमीडिएट्स, कॉम्पिटिटर्स, ये सारे उसको डायरेक्ट लिंक करते हैं। वहीं पर मैक्रो के अंदर आते हैं जो ओवरऑल पूरे के पूरे मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, पूरी कम्युनिटी को, पूरी इंडस्ट्री को एक साथ अफेक्ट करते हैं, वो आते हैं मैक्रो के अंदर, जिसमें इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीगल इश्यूज हो सकते हैं, टेक्निकल, ग्लोबल, सोशियो कल्चरल एंड डेमोग्राफिक। तो कुल मिलाकर के बिजनेस एनवायरनमेंट को दो पार्ट में बांटा गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को फिर से दो पार्ट में बांटा गया है, माइक्रो और मैक्रो। अब हम बात करेंगे इंटरनल की। इंटरनल जैसे नाम से पता चल रहा है कि वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस के जो सराउंडिंग है उसके अंदर क्या हो रहा है, उसमें कौन कौन शामिल है। अंदर आपके कौन आ जाएंगे, जो ऑनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, और उसके साथ में उसने क्या वर्क कल्चर, क्या वर्क स्पेस प्रोवाइड किया है, कौन सा वर्क एनवायरनमेंट दिया है, साथ ही साथ उसकी पॉलिसीज क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो पूरे के पूरे किसमें कवर्ड होते हैं, आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। इसमें जो भी डिसीजन मेकिंग ली जाती है, वो जो डिसीजन लिया जा रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के लिया जा रहा है, वो इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। हालांकि ऑब्जेक्टिव जो है वो अफेक्टेड होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ भी। तो अब ये तो था आपका इंटरनल जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता हो। वहीं पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करेंगे। एक्सटर्नल जो एक पर्टिकुलर बिजनेस को रिलेट नहीं करता, बट वो पूरे सोसाइटी सराउंडिंग के अंदर है, आउटसाइड द बिजनेस है, और ऐसे फैक्टर्स है जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट डालते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ पे इसके दो पार्ट्स अलग से दिए गए हैं, माइक्रो और मैक्रो। अब हम इनको माइक्रो और मैक्रो के जो सब पार्ट्स हैं, जो इनके अंदर फैक्टर्स हैं, उनको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज पे नोटिस करना जरूरी है कि हम जो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम स्टडी कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसके ऊपर चार ऐसे चीफ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। 4 ऐसे एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। उनकी स्टडी करना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं स्वॉट एनालिसिस की, आप लोगों ने स्वॉट एनालिसिस का वर्ड सुना होगा। स्वॉट जिसे बोलते हैं, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O अपॉर्चुनिटी एंड T थ्रेट्स। तो ये चार ऐसे इन्फ्लुएंसेस होते हैं, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं, जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पर अपना इम्पैक्ट रखते हैं। अब यहाँ पे इन चार में से जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो आपकी खुद की है। स्ट्रेंथ मतलब आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, तो ये क्या है, ये आपके औरों से आपको क्या बनाती है, सुपीरियर बना रही है, एडवांस बना रही है। तो यहाँ पे एडवांटेजेस आपको मिलेगा, ये आपकी स्ट्रेंथ है। वहीं पे अगर आपके पास कोई लिमिटेशन है, लिमिटेशन या फिर इसको वीकनेस को ये बोला जा सकता है कि मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर एक सिंगल प्रोडक्ट में वर्क कर रहे हैं, एक सिर्फ वन प्रोडक्ट आपका है मार्केट में, और अगर उसी प्रोडक्ट की डिमांड या सप्लाई अफेक्ट हो जाती है, तो ऐसे में आपका बिजनेस सर्वाइव ढंग से नहीं कर पाएगा, उसको गोइंग कंसर्न होने में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके पास मोर देन वन है, आपके पास और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, अलग अलग सेक्टर्स में आप काम कर रहे हो, तो किसी एक में नुकसान होने से आप दूसरे सेक्टर से इसको ओवरकम करने की कोशिश कर सकते हो। तो ये आपकी वीकनेस है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया पे स्पेसिफिक हो गए, और स्ट्रेंथ ये है कि आपके पास उसकी एक्स्ट्रा एडवांस स्किल्ड है जो आपको औरों से अलग बनाती है। तो ये आपके क्या है, आपके कंट्रोल की चीजें, आपके अंदर की चीजें। तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा है, इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। वहीं पे
अपॉर्चुनिटी जो है वो अपॉर्चुनिटी आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के मिलती है, एनवायरमेंट में बाहर जो कंडीशंस एग्जिस्ट करती है उनको देखकर मिलती है कि हो सकता है गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी निकाली हो जो आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद हो और आप उसका फायदा उठा करके आप उस मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते हो, तो वो आपके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट्स होती है कि अदर कॉम्पिटिटर्स ने किस तरीके से एक्शन लिया है, उसका हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव में जा रहा है तो वो हमारे लिए एक नुकसान है क्योंकि कॉम्पिटिटर हमसे आगे निकल जाएगा, तो ये हमारे लिए क्या थ्रेट है, एक तरीके की एक प्रॉब्लम है। तो ये जो थ्रेट और अपॉर्चुनिटी वाला जो पार्ट है वो आपके किससे रिलेट करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेट करता है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि 4 ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर इंपैक्ट डालते हैं। 2 हमारे स्वॉट एनालिसिस में, एक स्ट्रेंथ और वीकनेस, 2 जो है वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं। ओके, इज इट क्लियर? स्वॉट एनालिसिस यहाँ पे आगे फिर से आपको डिटेल में दिया गया है कि स्वॉट एनालिसिस होता क्या है। स्वॉट एनालिसिस के लिए बोला गया है कि ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब ये है कि हमने हर एक चीज को कंसीडर किया है, हमारी क्वालिटी को भी किया है, हमारी लिमिटेशंस को भी किया है, साथ ही साथ हमारे सामने मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट कर रही है और उनसे हमें कुछ क्या प्रॉब्लम्स फेस आउट करनी पड़ सकती है। तो देखा जाए तो ओवरऑल हमने स्टडी की है एक सिस्टमेटिक वे में। तो एनवायरमेंट की इस स्टडी को ही क्या बोलते हैं, स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। और यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस के इन्होंने एक्रोनिम्स दिया है कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये इन 4 चीजों से मिलकर के स्वॉट वर्ड बना है और इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ओके, यहाँ पे इनको फिर से ये बताया गया है, इनका डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट की। अभी हमने बात की थी कि माइक्रो और मैक्रो किसका पार्ट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। ये क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को 2 सब पार्ट में बांटा गया है, एक माइक्रो है, एक मैक्रो है। माइक्रो जो पार्ट है वो किससे रिलेट करता है, हमारे ऑपरेशंस के डे टू डे फंक्शनिंग, जो हमारे बिजनेस की जो डे टू डे फंक्शनिंग है, या हमारे जो नियर बाई जो चीजें हैं या हमारे उसको इफेक्ट करने वाली रेगुलर जो रूटीन में जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स है, वो सारे के सारे माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं। और वहीं पर मैक्रो में जो आता है वो ओवरऑल जो डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स जो सबको इफेक्ट करते हैं, उनका हमारे एक डे टू डे लाइफ से रिलेशन नहीं है, लेकिन वो ओवरऑल में हमें डिटेल में इफेक्ट करते हैं, उनका फर्क रहता है, लॉन्ग टर्म में उनका इम्पैक्ट रहता है, तो उसको बोलते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट। आप यहाँ पे फिर से देख सकते हो कि मैक्रो एनवायरनमेंट वो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस से रिलेट कर रहा है और मैक्रो जो है आपका अपॉर्चुनिटी और थ्रेट से रिलेट कर रहा है। माइक्रो एनवायरनमेंट ये आपके रेगुलरली और डायरेक्टली आपके ऑर्गेनाइजेशन से क्या करता है, कनेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस होता है। इसके अंदर क्या क्या आता है, माइक्रो में जो नियर बाई है, आपका सप्लायर हो गया, मार्केट जिसमें आपका बिजनेस सर्वाइव कर रहा है, उसके अलावा कॉम्पिटिटर्स हो गए, मार्केटिंग पोजीशंस हो गए, कस्टमर, ये सब क्या है, ये माइक्रो एनवायरनमेंट के पार्ट है, क्योंकि ये इमीडिएट रिएक्ट करते हैं। हमारे बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है, चेंज आता है, तो उसका इमीडिएट रिएक्शन ये लोग देते हैं, और इनमें अगर कोई चेंज आता है तो हमारे बिजनेस पे इमीडिएट एक्शन आता है। तो ये बहुत नजदीक होते हैं, बहुत ज्यादा डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, तो इनको माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर शामिल किया गया है। वहीं पे मैक्रो एनवायरनमेंट जो होता है वो एक लॉन्ग एरिया की बात करता है, इसका क्या है, वाइडर, ये एक वाइडर टर्म है। मैक्रो जो है वो एक वाइडर टर्म है जिसमें ओवरऑल सारी चीजों को कवर किया गया है। इसमें हर तरीके के इम्पैक्ट की बात की गई है। इकोनॉमी में कोई चेंज हुआ है उसका इम्पैक्ट, गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली उसका इम्पैक्ट, कोई लॉज में चेंज हुआ है उसका इम्पैक्ट, पॉलिटिकल जो पार्टीज है वो किस तरीके से इंडस्ट्रीज को लेकर के सोचती है उसका इम्पैक्ट, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है उसका इम्पैक्ट, और आप जिस सराउंडिंग में, जिस सोसाइटी में, जिस लोकेलिटी में अपने प्रोडक्ट को लेकर के जा रहे हो, वहां के लोकेलिटी की क्या सोच है, वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, सोसाइटी किस तरीके से रिएक्ट करेगी, उन सबका इम्पैक्ट सबके सब इसके अंदर कवर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप फिर से इसमें डायग्राम में देखोगे कि यहाँ पर माइक्रो एनवायरनमेंट में इन्होंने कस्टमर, कॉम्पिटिटर, ऑर्गेनाइजर, मार्केट, सप्लायर और इंटरमीडिएट, ये क्या है, ये बहुत ही नियर बाई है अपने हमारे बिजनेस के। वहीं पर यहाँ पे माइक्रो होगा, ये आपका मैक्रो एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे मैक्रो के अंदर ये डेमोग्राफिक, लोकेशन वाइज, पॉपुलेशन के साइज के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट डालते हैं, गवर्नमेंट की एक्शंस, लीगल जो लॉज के रिलेटेड है, पॉलिटिकल पार्टीज का जो है, कल्चरल, जहाँ हमारी संस्कृति, जैसे इंडियन कल्चर जो है वो थोड़ी सी ट्रेडिशनल टाइप की है, तो वहाँ पे हम उस तरीके से हमारे प्रोडक्ट को लेकर के जाएंगे। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ की जो कल्चर है वो अलग तरीके की, तो हमें हमारा प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग ही ढालना पड़ेगा। टेक्नोलॉजीज के रिगार्डिंग और ग्लोबल कि हमारा मार्केट प्लेस कौन सा है, अगर ग्लोबल लेवल पे है तो हमें अदर कंट्रीज के अंदर जो
चीज़ें चल रही हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स, माइक्रो एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो ये बता दो कि माइक्रो एनवायरनमेंट को हम टास्क एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे बहुत जो टास्क, हमारा जो डे टू डे ऑपरेशन है उससे ये अफेक्टेड होते हैं। मतलब इनका बहुत क्लोज रिलेशन है हमारे ऑपरेशन से, बिजनेस के जो डे टू डे ऑपरेशन है उसके साथ, इसलिए ये हमारे टास्कों को इफेक्ट डालता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? टास्क एनवायरनमेंट भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कस्टमर। पीटर एफ ड्रकर ने ये बोला है कि जो भी है बिजनेस को बनाना, बिजनेस का जो मेन पर्पस क्या होता है कि हम कस्टमर को कैसे रिटेन करें। कस्टमर को रिटेन करना किसी भी बिजनेस का मेन पर्पस होता है, क्योंकि अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहा है तो चाहे कितनी ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना लो, अगर वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो फिर आप चाहकर भी उसका कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जोड़ने होते हैं, उसके लिए आप उनको अट्रैक्ट करते हो, बहुत सारे सर्विसेज आप आफ्टर से सर्विस भी उसको प्रोवाइड करवाते हो, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हो, प्राइसेस भी उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करके चलते हो। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी तरीके से कस्टमर के डिसीजन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। कस्टमर अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपका एक तरीके से बिजनेस क्या है, ग्रो कर जाएगा। अगर कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को नकार दिया है तो फिर आप चाहकर भी सर्वाइव करने की सिचुएशन में नहीं रह सकते हो। तो कस्टमर जो है, जो यूज आपके प्रोडक्ट को करने वाला पर्सन है, वो मेन सेंट्रल पोजीशन में होता है। मार्केटिंग के अंदर जो बायर है वो सेंट्रल पोजीशन के अंदर होता है, वो आपके प्रोडक्ट का डिसीजन लेता है। यहाँ पे एक टर्म आई है, आपको कस्टमर और कंज्यूमर में कोई फर्क नहीं लगता होगा। एक होता है कंज्यूमर और एक होता है कस्टमर। यहाँ पे नॉर्मली हमें इनमें कोई डिफरेंस नहीं लगता है क्योंकि ये सिनोनिमस लगते हैं, लेकिन इनमें एक स्लाइट डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि कस्टमर वो होता है जो कि प्रोडक्ट को बाय करता है, प्रोडक्ट को परचेज करने वाला हर एक पर्सन कस्टमर है। लेकिन अगर कोई सिर्फ फाइनल कंजम्पशन कर रहा है, अगर कोई फाइनल कंज्यूम कर रहा है कि अल्टीमेटली वो ही यूज करेगा, उसे कहीं और नहीं उसका ट्रांसफर नहीं हो रहा है प्रोडक्ट का किसी भी सिचुएशन में, तो वो कंज्यूमर है। और अगर आप परचेज कर रहे हो, मे बी पॉसिबल आप उसका फाइनल कंजम्पशन करो, मे बी आप उसको फर्दर ट्रांसफर कर दो। जैसे रिटेलर्स जो है वो होलसेलर से परचेज करते हैं और फिर आम जनता को सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं। तो जो रिटेलर है वो भी कस्टमर है होलसेलर के लिए, लेकिन वो कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं। तो कस्टमर में कौन आ रहा है? जो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। प्रोडक्ट को परचेज करने वाला कस्टमर है, लेकिन जो उसको फाइनल कंज्यूम करेगा, अल्टीमेटली जिसका कंजम्पशन जो कर रहा है, वो कंज्यूमर कहलाता है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आपका आता है, ये बोलता है कि कस्टमर के रिगार्डिंग आप क्या स्टडी करोगे। सबसे पहले तो हमारे प्रोडक्ट का कस्टमर कौन बन सकता है, मतलब आप जो प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो वो किसको फोकस करके लेके आ रहे हो। मान लीजिए आप स्पेक्स बना रहे हो, तो आपका फोकस क्या होगा? एक हो सकता है कि आप कुछ फैंसी बना रहे हो तो यंग एज के लिए हो सकता है, एक आप हो सकता है कि आई साइट्स के अकॉर्डिंग आपने इसको बनाया है तो वो ओल्ड एज के लिए हो सकता है कि भी जो एज्ड लोग होते हैं उनकी आईज ज़्यादा खराब होती है। तो किस पे फोकस है कि कस्टमर कौन होगा और वो क्या बेनिफिट आपसे चाहता है, किस बेनिफिट की उम्मीद कस्टमर आपसे कर रहा है, किस तरीके का उसका पैटर्न है, क्या चीज़ वो पसंद कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो इन सब के बारे में बिजनेस को स्टडी करनी होती है, तभी वो इस डिसीजन पे पहुंच पाता है कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर जो सिमिलर प्रोडक्ट लेकर के हमारे साथ मार्केट में बैठा हुआ है, हमारा उसके साथ कॉम्पिटिशन ये है कि वो अगर अपने प्रोडक्ट में, मान लीजिए हमारी और उसके प्रोडक्ट की नेचर क्या है, सिमिलर है, लेकिन हमने हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन कर रखी है और प्राइस हमने मेंटेन कर रखी है। लेकिन अगर हमारे कस्टमर जो कॉम्पिटिटर है उसने प्राइस कम कर दी तो ऐसे सिचुएशन में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सेम क्वालिटी प्रोडक्ट है, प्राइस कम होता है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो हमें ये नोटिस करना होता है कि जो कॉम्पिटिटर हमारे साथ मार्केट में बैठा हुआ है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। हमें उससे क्या होती है? थ्रेट होती है, हमें उससे प्रॉब्लम होती है, उसके एक्शन से हमें अवेयर रहना होता है। तो कॉम्पिटिटर कैसे इंपैक्ट डालता है उनके बारे में भी हमें देखना होता है। तो एक कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे दिमाग में कि कॉम्पिटिटर कौन हो सकता है। पहले तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें किसी कंपटीशन में मानना है। सेकंड, वो क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, और उसके अलावा कि हमारा कॉम्पिटिटर हमारे सामने कितना पावरफुल या कितने अग्रेसिव नेचर का है, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है मार्केट को, उन सब के बारे में हमें नॉलेज लेनी होती है।
कंपटीशन में अगर मैं बात करूं तो ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो डायरेक्ट कंपटीशन जो हमारा सेम बिजनेस लाइन में, एक होता है इनडायरेक्ट जिसके डायरेक्टली तो कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी एंड रिजल्ट वही कस्टमर्स होते हैं और हमारे भी एंड कस्टमर्स वही होते हैं। तो वहां पर इनडायरेक्टली उनकी लाइन अलग है, दोनों की सिमिलर बिजनेस नहीं है लेकिन फिर भी अल्टीमेट जो फोकस होता है वो सेम टाइप के कंज्यूमर्स पे होता है, तो वहां पर उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो आपने मिलकर बनाया है, जो भी मैनेजर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, सारे लोग मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं। सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, सबके अपने अपने उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं। इसमें सबसे मेन जरूरी ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद का भी एनालाइज करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बाहर वालों की स्टडी करे जा रहे हो कि भी बाहर कॉम्पिटिटर कैसे रह रहा है, सप्लायर ने क्या रिएक्ट किया, कस्टमर ने क्या रिएक्ट किया। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका बिजनेस का एरिया है, उसमें आप कैसे रिएक्ट चल रहे हो, उसके अंदर क्या घटनाएं हो रही है, उसके बारे में भी आपको स्टडी करनी चाहिए। अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जानो, अपनी वीकनेसेस के बारे में जानो, जो ऑब्जेक्टिव्स है उनका टाइम टू टाइम रिव्यू करो कि कितने अचीव हो गए हैं, उनमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो ये बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके भी आपको स्टडी करनी चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके अंदर शामिल होते हैं जिनका इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस होता है मार्केट के ऊपर या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जिनका इम्पैक्ट होता है। कौन हो सकते हैं? एक ऑनर, क्योंकि ऑनर डिसीजन लेता है, वो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, उसी के पास उसी का सारा इंटरेस्ट उसमें कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो ऑनर उसका इम्पैक्ट डालता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनीज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी के असली मालिक होते हैं, उनके साथ वो कोरिलेट करते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालते हैं, तो उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरीके से शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट को बचा करके रखे। एक आता है आपका एम्प्लॉय की, एम्प्लॉयज में काम कर रहे हैं तो वो किस लेवल पे काम करें, कितनी एफिशिएंसी के साथ काम करें, उनको जो वर्क स्पेस प्रोवाइड करवाया गया है वो उनके फेवर में है या नहीं, उनके जो इंटरेस्ट है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें आती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। इन सब चीजों को स्टडी करना होता है, इनके ऊपर फोकस करना होता है। तो ये बोलता है कि एनवायरमेंट की स्टडी भी जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी भी जरूरी है। सॉरी, नेक्स्ट आता है आपका मार्केट। मार्केट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं माइक्रो के अंदर कि भी मार्केट क्या होता है। मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर बायर और सेलर दोनों ही मिलते हैं। तो ये बोलता है कि मार्केट वो प्लेस है जो कस्टमर्स के लिए एक प्लेस प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पर हमें ये ट्रेंड देखना होता है कि मार्केट में कौन से फैक्टर्स किस तरीके से अपना रिएक्शन दे रहे हैं। कॉस्ट किस लेवल पे चल रही है मार्केट में, प्राइस को लेकर के मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, प्राइस सेंसिटिविटी मार्केट की कितनी है, टेक्नोलॉजी किस टाइप की मार्केट में चल रही है, कि नई टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट कर रहा है कि अभी तक पुरानी पे ही चल रहा है, या फिर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए आपको इंटरमीडिएट्स की जरूरत है कि नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मार्केट के अंदर स्टडी करनी होती है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले मार्केट इन टाइप की चीजों पे कैसे रिएक्ट करेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई एक्शन ले लिया बिना जानकारी के तो वहां पर मामला उल्टा पड़ सकता है। सो यू हैव टू अवेयर अबाउट दिस। नेक्स्ट आता है सप्लायर, जहां से आपको रॉ मटेरियल लेना है। मान लीजिए आपको किसी रॉ मटेरियल की, किसी इक्विपमेंट की जरूरत है। अब आपका जो सप्लायर है उसने कोई चेंज कर दिया, वो आपसे बार्गेनिंग कर रहा है कि उसको ये बोल रहा है कि सिमिलर रॉ मटेरियल में किसी और को हाई प्राइस में बेच रहा हूं तो मैं आपको नहीं दे सकता। तो ऐसे में आपको उसके साथ बार्गेनिंग करनी होती है और आपको उसे समझाना होता है या उसके साथ को रिलेट करना होता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि सप्लायर किस तरीके से रिएक्ट करेगा। सप्लायर को बनाए रखने के लिए या अगर वो मना कर चुके तो किसी नए सप्लायर को पकड़ने के लिए आपको उसके ऊपर दिमाग लगाना होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि अगर बिजनेस को चलाना है तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी। इनपुट अगर आपको चाहिए तो इनपुट के लिए आपको डिपेंडेंसी किस पे होगी, सप्लायर के ऊपर होगी। और अगर सप्लायर ने रेट बढ़ा दी तो कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज होता ही प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आ जाएगा, तो वो आपको कहीं ना कहीं मार्केट में कंपटीशन में रुकने में दिक्कत करेगा। तो सप्लायर कैसे क्या रिएक्ट करता है इसकी स्टडी भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज होते हैं जो मीडिएटर्स होते हैं। मान लीजिए कोई होलसेलर है या कोई मैन्युफैक्चरर है, उसको प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना है। अब जो मैन्युफैक्चरर है क्या वो डायरेक्टली कस्टमर से कांटेक्ट करता है, कंज्यूमर से रिलेट करता है कि नहीं, लेकिन वो बीच में कुछ इंटरमीडिएटरीज को रखता है। वो होलसेलर्स को बेचता है, होलसेलर रिटेलर्स को बेचता है और रिटेलर्स फाइनल
कंज्यूमर्स को बेचते हैं। तो इंटरमीडियरीज भी अपनी जगह पे एक रोल प्ले करते हैं और हमें ये देखना होता है कि मार्केट के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट्स कितनी है और किस लेवल तक है। हमें अगर इंटरमीडियरीज को यूज करना तो क्या वो हमारे प्रोडक्ट के लिए प्रॉपर वे में बेनिफिट पहुंचा पाएंगे या हमें डायरेक्टली उससे कंज्यूमर से कांटेक्ट कर लेना चाहिए। तो ये इंटरमीडियरीज किस सिचुएशन में और किस लेवल तक फायदेमंद होते हैं इनके बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो में हमने बोला कि जैसे सब फैक्टर्स इसमें कवर हो गए, एनवायरनमेंट के बाकी सारे फैक्टर्स किसमें आ गए, मैक्रो के अंदर आ गए। तो सबसे पहले ये बोलता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट होता है जो कि पॉपुलेशन से रिलेट करता है, किसी लोकेशन से रिलेट करता है। मतलब कि आप किसी एरिया में गए तो वहां पर रहने वाले लोगों की एज कैसी है, वो इनकम कितनी कमा रहे हैं, उनका एजुकेशन का स्तर कैसा है, रोजगार उनके पास कैसा है, किस लोकेलिटी में वो लोग रहते हैं, उनकी थिंकिंग कैसी है, उनका ग्रोथ रेट कैसा है, वो किस पॉपुलेशन की तादाद ज़्यादा है, वुमेन ज़्यादा है या मेन ज़्यादा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको डेमोग्राफी के अंदर स्टडी की जाती है। इन सबको कंसीडर करने के बाद आप ये डिसाइड कर पाते हो कि इस एरिया में इस टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो सकती है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे ये जितने भी फैक्टर्स है एक एरिया वाइज देख लो या उस पॉपुलेशन से रिगार्डिंग जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, उनका एक जनरल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें कवर होती है जो कि हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम जिस एरिया में अपना प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं उसको वहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए इनको कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कुछ डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं जो बिजनेस के इंटरेस्ट के लिए, बिजनेस इंटरेस्ट के लिए कुछ फैक्टर्स है जो कि हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हम बात हैं कि पॉपुलेशन की साइज क्या है। पॉपुलेशन की साइज का मतलब ये है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ किस रेट में हो रही है, कि ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है, और अगर उसकी ग्रोथ नहीं है, पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग में, तो थोड़े दिनों बाद वहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी। सेकेंड ये आता है कि वो जो पॉपुलेशन है उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। मतलब पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ कितनी चल रही है। अगर उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, उनकी जो जीविका है वो ज़्यादा नहीं चल पा रही है, उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं चल पा रही है, वो 50 की एज आते आते ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ पर लोगों की लाइफ जो है वो कम है। तो इसके अकॉर्डिंग में हमें ये देखना पड़ता है कि किस चीज़ का उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है और उन लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लोगों के जीने की जो इच्छा है, जिजीविषा जीने की जो इच्छा है वो कैसी है, कि लोग अपने हेल्थ सिस्टम को लेकर के कितने अवेयर है, ये सारी चीज़ें हमें नोटिस करनी होती है। सेकेंड आता है जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेलिटी के अकॉर्डिंग भी, कि अगर आप ये नोटिस करोगे कि कोई पॉपुलेशन एक जगह से दूसरे पॉपुलेशन एरिया में स्विच कर रही है, अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पॉपुलेशन स्विच कर रही है तो उसके स्विच करने के रीजंस क्या हो सकते हैं, वो किस तरीके से काम करना पसंद करती है, कि वर्क एट होम को प्रेफर कर रही है या फिर वो चेंजेस करके कहीं और काम करने के लिए तैयार है। क्वालिफाइड जो पर्सन्स है वो हमें उस एरिया में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पर हम पॉपुलेशन की स्विचिंग की भी वो वहाँ से इच्छुक है या नहीं है। एक कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जो पॉपुलेशन है वो हमें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के साथ अवेलेबल हो पाएगी कि नहीं, इन सब के बारे में भी हमें आइडिया लेना होता है। नेक्स्ट आता है एथनिक मिक्स। एथनिक मिक्स से मतलब ये है कि पॉपुलेशन किस टाइप की चीज़ों को दिल पर लेती है। देखा जाए तो वो एथिकली, उनका जो पॉपुलेशन का जो एथिकल बिहेवियर है वो कैसा है, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है चीज़ों को, कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट या सर्विस आई तो उसकी डिमांड कितनी है, उसमें किसी चेंज की ज़रूरत है या नहीं, वो उनके कल्चर को मैच करता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपके एथनिक मिक्स के अंदर आती है। उसमें कस्टमर जो है वो कैसे रिएक्ट करेगा, पोटेंशियल कस्टमर जो है, अल्टीमेट कंज्यूमर जो है, वो क्या इम्प्लीकेशंस उसके जो बिहेवियर है उसका हमारे प्रोडक्ट पर, हमारे बिजनेस पे क्या इम्प्लीकेशन आएगा, ये एथनिक मिक्स का पार्ट होता है। नेक्स्ट आता है आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अगर किसी एरिया में या किसी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के बीच पास में इनकम ज़्यादा है, अगर इनकम ज़्यादा है तो वहाँ का उनका लोगों का परचेजिंग पावर ज़्यादा होगा। परचेजिंग पावर ज़्यादा है दैट मीन्स या तो वो कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे या फिर वो सेविंग करेंगे। तो दोनों ही चीज़ों में से कुछ भी करो, किसी एक का जो उनमें आपस में चेंज होना है। इनकम में इंक्रीज या डिक्रीज होने से इनकम में क्या चेंज हो रहा है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस लेवल का है, उसके अकॉर्डिंग कंजम्पशन और सेविंग डिसाइड होती है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ पर लगभग सबके पास सिमिलर टाइप की इनकम होगी और सब
उन सबकी परचेजिंग पावर भी इक्वल होगी, तो हमें उस प्रोडक्ट को वैसे निकालना होगा। और अगर इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पर क्या होगा, जो पुअर पीपल है उन या तो पुअर पीपल की संख्या ज़्यादा होगी या रिच पीपल की संख्या ज़्यादा होगी। जो मीडियम पॉइंट है, जो मिडिल क्लास है, वो एक अलग लेवल पे होंगे। मतलब सब एक साथ जैसे नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, सब अपने अलग अलग लेवल पे होंगे। तो उनके अकॉर्डिंग जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हम ये फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं, ये एक्सपेक्ट करने की, या हम ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे वहाँ उस एरिया में अपॉर्चुनिटी हमारे प्रोडक्ट को लेकर के कितनी है, कितनी उसकी डिमांड हो सकती है। आपका सेकंड आता है अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सबसे पहले इकोनॉमी के अंदर कवर होता है कि हमारा अकाउंटिंग कैसा है, फाइनेंस कैसा है, जो मार्केट है उसमें हम कैसे स्टेबल हो पाएंगे, मार्केट के अंदर हमारा शेयर कितना है, इकोनॉमी को लेकर के गवर्नमेंट ने क्या डायरेक्शंस इशू किए हैं। तो कुल मिलाकर के जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो पढ़ेंगे, वो सारे के सारे किस में आते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। यहाँ पर उसकी सेविंग को लेकर के, प्रोडक्ट की प्राइस को लेकर के, इनकम को लेकर के, या फिर क्रेडिबिलिटी जो है उसकी अवेलेबिलिटी को लेकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर आते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन उस मार्केट में किस लेवल पर है, उसकी क्या साइज है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी वीकनेस कितनी है। ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो इसको इम्पैक्ट डालते हैं। तो एनवायरमेंट, इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इफेक्ट डालती है। अब इस पर ये बोलता है कि इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में सबसे मेन इंडस्ट्रियल जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर सबसे मेन इम्पैक्ट आता है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन का मतलब समझते हैं कि रुपये की कीमत गिर जाना, रुपये की कीमत का गिर जाना। मतलब एक तरीके से देखा जाए, जहां $1 में 70 रुपीज हो रहे थे, वहीं $1 के अंदर अब 75 हो रहे हैं। देखा जाए तो अभी हमें $1 लेने के लिए 75 रुपीज देने पड़ रहे हैं, 5 रुपए हमें एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब रुपये की वैल्यू गिर गई है। अगर रुपये की वैल्यू गिर गई है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन में होता है कि मुद्रा इतनी ज्यादा आपके पास हो जाती है, उसकी वैल्यू इतनी गिर जाती है कि वहां पर फिर महंगाई बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन महंगाई का ही रूप है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि इन्फ्लेशन जो है वो हमारी इंडस्ट्री को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पे कुछ नीचे कुछ और फैक्टर्स दिए गए, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कुछ और फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। ये बोल रहा है इकोनॉमिक सिस्टम, एक तो जो इकोनॉमी का सिस्टम है वो इफेक्ट डालता है। बिल्कुल ठीक बात है। इकोनॉमिक सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, 3 तरीके के सिस्टम हमें इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे हर चीज फ्री होती है, फ्रीडम होती है, प्राइवेट सेक्टर को सब कुछ राइट दिए गए हैं, किसी तरीके का कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, प्रॉफिट मोटिव होता है, कुल मिलाकर के डिसीजन मेकिंग भी इंडिविजुअल पर्सन लेता है, उसमें एंट्री और एग्जिट पे कोई पाबंदी नहीं होती है, प्रॉफिट का मोटिव होता है, जो प्रॉपर्टीज हैं उनको मैनेज भी इंडिविजुअल करता है और उनके ऊपर राइट भी उसी का होता है। तो कैपिटलिज्म जो है वो सिस्टम अगर है तो इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करेगी। अगर सोशलिज्म है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तो वहां पर कोई भी प्रोडक्शन हो या कोई भी वर्क करो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है स्टेट, जो गवर्नमेंट है वो उसको कंट्रोल करती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट की। कोई भी प्रॉफिट जो हुआ है, कोई भी इनकम हुई है, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहाँ पे मेन फोकस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसे हम प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पर इंडिविजुअल के हाथों में कोई राइट नहीं है, सब कुछ कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है। तो अगर ऐसी इकोनॉमी है तो वहां पर अलग तरीके से एनवायरनमेंट इफेक्ट होगा। और थर्ड आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। थर्ड मिक्स जो होती है जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों शामिल होते हैं। मतलब कहीं कुछ हद तक गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, गवर्नमेंट अपने लिमिटेशंस लगाती है, और कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर को फ्री छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव भी अपनी जगह पे होता है और दूसरा सोसाइटी का बेनिफिट को भी कंसिडर किया जाता है। तो कुल मिलाकर के एक मिक्स्ड इकोनॉमी एक और होती है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में किस तरीके का सिस्टम चल रहा है। अगर कैपिटलिस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट इफेक्ट होगा, अगर सोशलिज्म या मिक्स्ड है तो उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट रिएक्ट करेगा। तो पहला इंपैक्ट किसका पड़ा, इकोनॉमिक सिस्टम का। सेकंड आता है आपका इकोनॉमिक कंडीशंस और फैक्टर्स। सेकंड क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमी में कंडीशंस क्या क्या है, कंडीशन से मतलब ये है कि इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी है। इकोनॉमी के अंदर हमारी जो, अगर हम किसी कंट्री की इकोनॉमी की बात करें कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है नहीं, तो सबसे पहले हम उसकी स्टडी करने के लिए सबसे पहला मेजर कौन सा रहता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि उस कंट्री के अंदर वहां के जो
उस कंट्री के अंदर जितना प्रोडक्शन या सर्विस हुई है विद इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, वो आपके जीडीपी के अंदर शामिल होती है। तो ये बोलता है कि एक कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम में कितना प्रोडक्शन हुआ है, वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो वो हमें बताता है कि भी हमारी जो इकोनॉमी वो ग्रो कर रही है कि नहीं। पर कैपिटा इनकम होती है कि जितनी भी टोटल इनकम कंट्री की जो इनकम है, नेशनल इनकम जो है, उसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन का डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये पर हेड की इनकम आ जाती है कि पर पर्सन नॉर्मली ऑन एन एवरेज पर पर्सन इतना कमा रहा है। तो पर हेड की इनकम पर कैपिटा इनकम आती है। तो इससे हमें पता चलता है कि मान लीजिए पहले पर पर्सन 500 रुपये आ रही थी, अब 1 साल बाद में या 5 साल बाद में सिचुएशन ये हो गई कि ये 1000 में कन्वर्ट हो गई। तो इसका मतलब हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो गई। तो ये बोल रहा है कि पर कैपिटा इनकम किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, या हमारा जो कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स जो है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये है कि दूसरी कंट्रीज के साथ हमारा जो ट्रांजेक्शन है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो भी करते हैं, उन ट्रांजेक्शन से गवर्नमेंट को क्या इनकम हुई है, उसका कितना स्टॉक गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है, इन्फ्लेशन क्या है। तो ये है इकोनॉमी की कंडीशंस, इकोनॉमी के अंदर होने वाली सिचुएशंस, जो ये बताती है कि एनवायरमेंट, जो इकोनॉमिक एनवायरमेंट है एक देश का, वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। तो ये एक अदर फैक्टर है जो इकोनॉमिक एनवायरमेंट को इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट आपका आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज वो होती है जो गवर्नमेंट ने बनाई होती है। गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज किसी पर्टिकुलर एरियाज को लेकर के निकालती है, जो उन एरियाज को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और वहां पर उसके अकॉर्डिंग काम होता है। तो मिसबिहेव होने की या मिसलीड होने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने के लिए, उनको गवर्न करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज जो निकाली है वो होती है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। नेक्स्ट आता है फिस्कल पॉलिसी होती है कि गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर खर्चे करती है तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। साथ ही साथ गवर्नमेंट लगाती है आपके ऊपर टैक्सेस, उसको हम बोलते हैं पब्लिक रेवेन्यू, क्योंकि गवर्नमेंट उससे क्या कर रही, कमा रही है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जो पब्लिक रेवेन्यू है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर से क्या होता है, कम होता है। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, मान लीजिए आपको किसी के गवर्नमेंट को 100 करोड़ का एक्सपेंडिचर करना है, लेकिन इनकम सिर्फ 85 करोड़ ही अरेंज कर पाई, टैक्सेस लगा के या किसी प्रॉपर्टी को सेल करके उसके पास अल्टीमेटली कितना इनकम हुआ, 85 का उसके पास रेवेन्यू हुआ। तो ये जो डिफरेंस है 15 करोड़ का, ये क्या है, गवर्नमेंट कहीं से अरेंज करने की कोशिश करेगी, लोन लेगी, बैंक से, आरबीआई से लोन ले सकती है, या फिर किसी अदर कंट्री से, वहां के किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है। तो ये जो 15 करोड़ ये क्या हो गया, पब्लिक डेट। इसके बारे में भी डिटेल में आपको पूरा का पूरा एक चैप्टर इसका दिया गया है आईपीसीसी के अंदर, सीए इंटर के अंदर। तो आप वहां पर डिटेल से मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ोगे। और नेक्स्ट आपका आता मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसके बारे में भी डिटेल से आपके आईपीसीसी में दिया गया है। फिर भी मैं बता दूं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, जो हमारा आरबीआई है, मनी को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई मनी इशू करता है। तो आरबीआई इंटरफेयर करता है कि भी मार्केट में जो मनी की अवेलेबिलिटी है वो कितनी होनी चाहिए, मनी की सप्लाई कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, कब क्या सिचुएशन बन रही है, ये सारा का सारा डिसाइड करती है। तो उसके लिए जो पॉलिसीज बनाई गई है कि कब कितना आपको चार्ज लगना है, किस रेट से आपको लोन देना है, किस रेट से आपको बैंक में पैसे जमा करवाने पे क्या रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये सारे के सारे किसमें कवर्ड होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में। ये भी आपके आईपीसीसी के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वो होती है कि हम फॉरेन कंट्रीज के साथ में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वहाँ पर हमें कोई टेक्नोलॉजी लेनी है, या हमारी टेक्नोलॉजी या हमारा कोई इनोवेशन है, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वो हमें बाहर देना है। तो उसमें ये बोलते हैं कि उन सेक्टर्स में हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, या कोई दूसरी कंट्री जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, और एक होता है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। तो ये दो तरीके की जो है नॉर्मली इनको गवर्न करती है गवर्नमेंट, की भी फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारी इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट करें तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, उनके ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है कि भी कुछ सेक्टर्स में 50% तक अलाउड है, कुछ में 74% कर दिया गया है, और कुछ में अभी तक अलाउड ही नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट ने किस तरीके की बनाई है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये टोटली रिलेट करती है किसी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट से या उसके इंपोर्ट से। अगर इंपोर्ट होता है, अगर कोई प्रोडक्ट हमारी कंट्री में कम है लेकिन हमें उसकी जरूरत है, तो किसी दूसरी कंट्री से उसको परचेज करना, वो है इंपोर्ट इन हो रहा है। और अगर कोई प्रोडक्ट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गया है, या हमें ये लगता है कि यहाँ पर इतनी जरूरत नहीं है लेकिन अदर कंट्रीज में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो हम वहां पर बेच करके उससे क्या
कमा सकते हैं। तो वहां पर अगर हम हमारे प्रोडक्ट को बाहर ले जाते हैं, हमारी सर्विसेज को बाहर की तरफ देते हैं, इंडिया के कंट्री के बाहर अगर कोई चीज जा रही है तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को उनको भी गवर्न करना जरूरी है। ऐसे नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में आ जाए और इंडिया से बाहर चला जाए। अगर कोई ऐसा है, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट जापान में भी है और इंडिया में भी है, दोनों में ही है। इंडिया में उस प्रोडक्ट के 200 रुपये पर पीस रेट चल रही है और जापान वाले उसके 500 तक देने को तैयार है। लेकिन अगर गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, अगर गवर्नमेंट ने इंटरफेयर नहीं किया तो मे भी पॉसिबल इंडिया का जो पर्सन है वो उसे जापान में सेल करना प्रीफर करेगा, सो दैट वो 300 पर यूनिट एक्स्ट्रा कमाए। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ये बोलती है कि नहीं, हम आपको तब तक अलाउ नहीं करेंगे जब तक कि ये हमारे कंट्री के फेवरेबल ना हो। अगर कंट्री को रिक्वायरमेंट है, कंट्री के मान लीजिए कंट्री में 200 पर पीस है और मान लीजिए 5 लाख पीसेस की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी मान लीजिए 6 लाख की है, तो हम 1 लाख तक तो उसको बाहर भेज सकते हैं। लेकिन जापान वाले रिक्वायर्ड करे कि हमें 3 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो अगर वो पर्सन 6 लाख में से 3 लाख जापान को दे देता तो यहाँ पे 2 लाख की शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये बोल रहा है कि इंडिया जो की गवर्नमेंट है वो ये बोलती है कि नहीं, हम आपको ऐसा अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उन 2 लाख के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमें किसी और से लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये है कि हमारे यहाँ की कंट्री के जो लोग हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, हमारी कंट्री के फेवर में होना चाहिए डिसीजन। तो एक्सपोर्ट कितना होना चाहिए वो भी गवर्नमेंट गवर्न करती है, इंपोर्ट कितना होना चाहिए वो भी गवर्नमेंट गवर्न करती है। तो इसके लिए वो क्या करती है, एक सेपरेट पॉलिसीज लेकर के आती है और उसके अकॉर्डिंग इनको मैनेज किया जाता है। अब आता है आपका पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट ये बोलता है, लीगल एनवायरनमेंट तो नाम से पता चल रहा है कि जो लॉज और जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनका क्या इम्पैक्ट है, मतलब जो लीगल इश्यूज दिए गए हैं, जो रेगुलेशंस निकाले गए हैं, उनका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनका हमारे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो उन सबसे कवर करता है। पॉलिटिकल ये होता है कि जो पार्टीज होती है वो पूरी पॉलिटिकल पार्टी किस इंटरेस्ट में जा रही है, मतलब हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो कंट्री है उसके अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस लेवल का हो रहा है, और बिजनेस जो है उसके अंदर पॉलिटिक्स कितनी हो रही है, मतलब पॉलिटिक्स जो पार्टीज है उनका इंटरफियरेंस कितना हो रहा है। जो नेता लोग हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, अगर वो वहां पर आकर के अपना इंटरफेयर कर रहे हैं, मर्जी पड़े तब जाके कोई भी चीज कर रहे हैं और भ्रष्टाचार अगर हो रहा है, तो वहां पर हम ये चेक करेंगे कि अगर इनका इंटरफियरेंस ज्यादा हो रहा है तो बिजनेस किस तरीके से किया जा सकता है, उनका लेवल हमें मेजर करना होता है। पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट में हम ये चेक करते हैं कि ये किस किस लेवल पे है, पॉलिटिकल पार्टीज की मॉरलिटी कितनी है, मतलब स्टेबिलिटी कैसी है, उनकी रूलिंग पार्टी की थॉट कैसी है। जैसे कोई इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए सपोर्ट करता है, किसी को ये होता है कि बस सोशल डेवलपमेंट कर दो, इंडस्ट्री सब छोड़ो, सिर्फ पुअर पीपल पे फोकस करके चलते हैं। तो अलग अलग उनकी रूलिंग पार्टीज की क्या होती है, थॉट होती है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, उसको भी हमें स्टडी करना होता है। गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती है जो काम कर रही है गवर्नमेंट के लिए, या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो कितनी एफिशिएंटली वर्कआउट कर रही है, ये इसमें कवर्ड होते हैं। अब यहाँ पे पॉलिटिकल और लीगल जो एनवायरनमेंट है उसमें 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं या कवर्ड होते हैं। एक तो आपका पॉलिटिकल, एक लीगल और एक हो गया गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या हो गया, गवर्नमेंट होती है कि वो स्ट्रेटेजीज बनाती है कि बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज निकाल करके लाती है, गवर्नमेंट कितना इन्फ्लुएंस कर रही है बिजनेसेस के अंदर, उनको कितना कंट्रोल कर रही है, वो सारे के सारे इसके अंदर कवर्ड होते हैं। इसमें गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी, जो टैक्सेस और जो ड्यूटीज लगाती है, वो सारे इसमें गवर्नमेंटल जो इशू है उसके अंदर कवर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है लीगल। लीगल के लिए बोला गया है कि गवर्नमेंट ने जो लीगल इश्यूज हैं, जो लॉज बनाए हैं, जैसे कंपनी लॉ बना है कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, सेबी लॉ बना है स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी लिस्टेड है उनके ऊपर बना है, कंपटीशन एक्ट बना है, वो एंटी कॉम्पिटिटिव जो चीजें हैं उनको रोकने के लिए बनाए गए। तो अलग अलग एक्ट बने हुए हैं हमारी कंट्री के अंदर, बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो जो ये एक तरीके से बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं और उनसे हमें उनको रोकना होता है। अब डिपेंड ये करता है कि अगर हम किसी बिजनेस में आ रहे हैं तो हमें उस बिजनेस के अंदर जो लॉ एप्लीकेबल है उसका नॉलेज होना जरूरी है। सॉरी, अगर हमने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाने जा रहे हैं तो हमें सेबी के रूल्स मालूम होने चाहिए। अगर हमने कोई कंपनी स्टैब्लिश करनी है तो हमें कंपनीज एक्ट के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा।
उसके अलावा आप अगर कोई पेटेंट कॉपी करवानी चाहे, पेटेंट को अगर रजिस्टर करवाना चाहते हो तो आपको पेटेंट एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बोला गया है कि जो लॉ आपके बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है या जिस लॉ के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, तो आपको उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसे प्रॉपर वे में आपको फॉलो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका पॉलिटिकल। पॉलिटिकल ये बोलता है कि गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका कितना इंटरफेयर होता है, वो किस लिमिट तक उसमें एंट्री करती है। और इसमें पॉलिटिकल के अंदर एक आपका यूनियंस भी कवर होती है, जैसे कि ट्रेड यूनियंस है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर के अपनी एक यूनियन बना लेते हैं और वो अदर जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको डिफीट करने के लिए कोशिश करते हैं। ट्रेड यूनियन हो सकती है, लेबर यूनियन हो सकती है। तो ये भी एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गया इसमें कि ये पॉलिटिक्स करते हैं। जो लेबर यूनियन है, मान लीजिए लेबर यूनियन ने ये अपने जो मैनेजर्स हैं या जो ऑनर्स हैं उनको ये वार्निंग दी कि हमारी वेजेस बढ़ा दो, हमारी फैसिलिटी बढ़ा दो, अदरवाइज हम यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे, स्ट्राइक या फिर स्ट्राइक कर देंगे, लॉकआउट कर देंगे। तो ये एक तरीके से उनको क्या है, धमकी है, उनको वार्निंग है कि हमारे ये करो। तो वो उनको इंटरफेयर करते हैं, अपने प्रेशर में डालते हैं कि आप किस तरीके से काम करोगे। तो उसके लिए ये इनका भी बहुत बड़ा एक रोल होता है, इनको भी कंट्रोल में लेके चलना होता है कि अपने बिजनेस को बनाए रखने के लिए कौन कितना इंटरफेयर कर सकता है। नेक्स्ट आपका आता है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्या होता है? सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट ये होता है कि जिस सोसाइटी में आप जा रहे हो वहाँ की लोकेलिटी किस तरीके के कल्चर को फॉलो करती है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, उनके जो इमोशंस हैं, उनके किसी पर्टिकुलर चीज़ से की भावनाएं जुड़ जाती है कि हाँ भी ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए, नहीं हमारा बिलीफ है इसके अंदर। तो उनके क्या रिएक्शंस हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रेडिशंस होती है, अलग अलग उनकी सोशल वैल्यूज होती है, उन सबको हमें समझना होता है। प्रोडक्ट आप अगर वहाँ पे लेके जा रहे हो, अपने मार्केट को, अपने बिजनेस को वहाँ चलाने जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले उनकी इच्छाओं का ध्यान रखना होगा कि जो लोकेलिटी है, जो सोसाइटी है, वो किस तरीके से रिएक्ट करने वाली है, उनके क्या एटीट्यूड है, उनको हमें कंसिडर करना होता है कि हम अगर कुछ अपना प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, मे भी पॉसिबल वो उनकी वहाँ की चीज़ों को आहत करने वाला हो, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला हो, तो फिर आप वहाँ पे टिक नहीं पाएंगे, भले कितना ही आप उनको समझा दो। तो ये डिपेंड करता है कि उनका क्या रिएक्शन है, वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से उनकी थॉट प्रोसेस है और किस लेवल तक वो इन्फ्लुएंस होने के लिए एग्री कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस एनवायरमेंट के अंदर आते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ऑपरेट करते हैं सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर। तो वो कौन कौन से? एक देखते हैं सोशल कंसर्न। सोशल कंसर्न से मतलब कि सोशल इश्यूज में आपका क्या आ सकता है? पॉल्यूशन, कि आपकी फैक्ट्री कहीं पॉल्यूशन तो नहीं करेगी। इसके अलावा करप्शन का क्या सीन है वहां पर, कंज्यूमर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, मीडिया का यूज कितना कर सकते हो। तो ये आपके आता है सोशल कंसर्न, कि सोसाइटी के कंसर्न, सोसाइटी से जुड़ी हुई चीजें। फिर आता है सोशल एटीट्यूड एंड वैल्यूज। तो इसमें आपके आता है कि उनकी थॉट, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है बिजनेस को लेकर के, क्या बिलीफ है उनके, उनकी लाइफस्टाइल कैसे है, वो किस चीज को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस, वो सारी इसमें सोशल एटीट्यूड्स में कवर होती है। फैमिली स्ट्रक्चर, जॉइंट फैमिलीज है, सिंगल फैमिली है, या फिर उनको फैमिली की जो वैल्यूज है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, कि अगर मेन जो मुखिया है उसी के हिसाब से सब चलने वाले हैं तो फिर उस मुखिया के थॉट को समझना पड़ेगा। और अगर सबको अपने हिसाब से इस काम करने की आज़ादी है तो फिर उन लोगों का क्या रिएक्शन है, उन्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके अलावा था रोल ऑफ वुमेन सोसाइटी के अंदर। जिस सोसाइटी में आप जा रहे हो वहां पर वुमेन का क्या रोल है। अगर वुमेन सेंट्रिक आपका प्रोडक्ट है तो आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि उस एरिया में वुमेन एम्पावरमेंट कितना है। अगर औरतों को अपनी इच्छा के हिसाब से चीजें खरीदने का, अपने मन से काम करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है वहां पर, तो वो ये माना जाएगा कि आप अपना प्रोडक्ट वहां पे स्टेबल कर सकते हो। वहीं पर अगर पुरुष प्रधान पैट्रियोटिक सोसाइटी है या फिर बच्चों की जो सिचुएशन है, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट का नेचर है उसके अकॉर्डिंग आपको ये चेक करना होगा कि वहां पर जिस एज के अकॉर्डिंग या जिस जेंडर के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट है वो उस सोसाइटी में किस लेवल पे स्टैंड कर रहा है। एजुकेशन का लेवल कितना है। एजुकेशन का लेवल भी एक बहुत मेजर बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि एजुकेटेड जो लोग होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करना थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि वो जल्दी से स्विच कर जाते हैं। वहीं पर जो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं उन्हें हम जल्दी से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते क्योंकि वो अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ने के लिए एग्री नहीं होते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये हमारी थॉट्स हैं या हमारे जो बिलीफ्स है पुराने, उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो पब्लिक है वो कितनी एजुकेटेड है और कितनी उनके अंदर समझ विकसित हुई है।
नेक्स्ट आता है आपका टेक्निकल एनवायरनमेंट। टेक्निकल एनवायरनमेंट होता है टेक्नोलॉजी से, कि मार्केट में जो टेक्नोलॉजी है वो किस लेवल की है। अब डे बाय डे जो हमारा बिजनेस है वो ऑनलाइन कन्वर्ट होता जा रहा है, मतलब पूरा का पूरा हम आईटी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि जो टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा यूज हो रहा है, तो क्या हमारा बिजनेस उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए तैयार है, या फिर हम अगर कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं तो जो सोसाइटी है, जो मार्केट है, क्या वो उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज होने के लिए तैयार है। तो ये अगर उनके अंदर को रिलेशन बन गया तो हमारी टेक्नोलॉजी के चेंज होने से या हमारी नई टेक्नोलॉजी लाने से, नया बिजनेस स्ट्रेटेजी अपनाने से हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। और वहीं पर अगर उनके अंदर चेंज के लिए एग्री नहीं है, मार्केट उसका नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है, तो ऐसे में फिर स्टैंड अप करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के सवाल करने थे कि हम इस एनवायरनमेंट में स्टडी करने जा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को लेकर के क्या रिएक्शंस है। तो कुछ क्वेश्चंस है जो हमारे जहन में आते हैं, जानना जरूरी होता है। एक तो कि किस टाइप की टेक्नोलॉजी कंपनी लेकर के आ रही है, किसके लिए यूटिलाइज जो करेगी वो किस तरीके से करेगी, उसके पार्ट्स क्या होंगे, वो प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाएगा, उनको यूज करना कितना क्रिटिकल है, क्या वो इजी है, क्या वो हार्ड है, टेक्नोलॉजी को कितना क्रिटिकल है वो हम देखेंगे। इसके अलावा हमें कितना इन्वेस्टमेंट उस टेक्नोलॉजी को लाने में या उस कॉम्पिटिटर्स की जो डिज़ाइन वगैरह है वो हमने बनाई है उसके लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। उसके अलावा ये हो सकता है कि जो नई टेक्नोलॉजी उसकी एप्लीकेबिलिटी अदर फैक्टर्स पे या अदर कंपनीज में कितनी है, कि कहीं सिर्फ आप इंडिविजुअल उसको यूज़ कर रहे हो कि सबके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो उसके अलावा किसी और एडिशन की आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं, ये क्वेश्चन भी दिमाग में आता है। और इसके आपकी जो बिजनेस की स्ट्रेटेजी है, जो ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये भी हमें इसमें देखना होता है। नेक्स्ट आपका आता है ग्लोबल एनवायरनमेंट। ग्लोबल एनवायरनमेंट ये बोलता है कि जो आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट क्या बोलता है कि जो भी एंटायर बिजनेस है वो ग्लोबल लेवल पे, मतलब एक तरीके से वर्ल्ड लेवल पे है। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, अगर आपने वर्ड सुना हो तो ये तीन वर्ड्स हमारे टर्म जो हमारी इकोनॉमी से उसमें 1991 के अंदर एंट्री हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर वो कर गए थे। तो ये ऐसे बोल रहा है कि इनका जो यूज हुआ, जो हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव ऑन करें, वो ये बोलता है कि हमने अदर कंट्रीज के साथ क्या किया, हमने अदर कंट्रीज के साथ में कोरिलेशन करना शुरू कर दिया, मतलब हम उनके साथ चेंज हो रहे हैं। एंड हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड में चेंज होने की वजह से, वहाँ के एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से हम भी उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है, ये नेगेटिव चेंज भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या सिचुएशन बनी हुई है। क्योंकि कुछ कंट्रीज की जो एनवायरनमेंट होता है वो अलग होता है, उनकी सराउंडिंग अलग होती है, उनकी पॉलिसीज अलग होती है, और कुछ कंट्रीज की अलग होती है। तो उनके अंदर आपस में कितना कोरिलेशन बन पा रहा है, या फिर कहीं पर कोई वार की सिचुएशन आ गई है तो उससे हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो देखा जाए तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट डालती है। अब तक हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो उसका रिवीजन करने में। हमने बात की बिजनेस एनवायरनमेंट की, कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। उसके अलावा हमने इसके फैक्टर्स जो देखे वो कि भी कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। हमने इसके दो पार्ट में इसको हमने बांटा, एक हमने बोला इंटरनल होता है, एक बोला है एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल को फिर से दो पार्ट में बांटा, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो जो होता है वो डे टू डे ऑपरेशन से रिलेट करता है, मैक्रो जो होता है वो ओवरऑल इम्पैक्ट डालता है। इसके अलावा हमने स्वॉट एनालिसिस भी पढ़ा। कुल मिलाकर के अब तक हमने चैप्टर के अंदर इतना हमने डिस्कस कर लिया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स हैं और वो किस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तो यहाँ तक की स्टडी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आगे का पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें पेस्टल वाला बच रहा है और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।